हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्ट वन हमारा, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए थे कि नीट 2026 में कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और यूनिट वाइज उन्हें हम कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक कवर करेंगे और आपके मैकेनिक्स के चैप्टर्स जो आने वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आने वाले टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हुए जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसी के बाद आप अगली वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप भी मेरे साथ साथ ही सारे के सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें। कुछ तो काम आएगा, कुछ तो आपको नया पता चलेगा और वो कुछ ही आपके मार्क्स बढ़ाएगा नीट 2026 में। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने पार्ट टू को। पार्ट टू के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है द पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अबाउट अ फिक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 3t की पावर 4 अपॉन 8 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो सर देखने से पता लग रहा है कि हमारे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेरिएबल है। क्या पूछा गया है? एंगुलर एक्सलरेशन पूछी गई है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अगर थीटा आपको गिवन है दोस्तों, तो इसके अलावा आपको ओमेगा निकालने आता है, एक बार डेरिवेटिव करना है, अल्फा निकालने आता है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो अगर ओमेगा अपने को निकालना हो तो वो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी थीटा अपॉन डी टी में अगर आप डेरिवेटिव करेंगे 3t की पावर 4 अपॉन 8 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 की, तो वो निकल कर आएगा आपके पास 3 इंटू 4t क्यूब अपॉन 8 माइनस 2t अपॉन 2। यही सिंपल डेरिवेटिव होगा। यहां से 4 से 8 को काटेंगे 2 मिल जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो ओमेगा के लिए आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा 3t क्यूब अपॉन 2 माइनस टी। ये आ गया आपके पास ओमेगा निकल करके। अब सर हमें अल्फा पूछा हुआ है, टी की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो अल्फा निकाल लेते हैं यार। अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा निकालने के लिए आपके पास, इसको थोड़ा सा रंग बदला जाए इसका, होली आने वाली है भाई, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर होली मनाते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 3t क्यूब अपॉन 2 माइनस टी आपके पास निकल कर आ रही है। 3t क्यूब अपॉन 2, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 9t स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा ये, 9t स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा ये, और इधर 1 रह जाएगा। अब हमें बोला गया है कि t की वैल्यू 2 रखिए, हम t की वैल्यू 2 रखते हैं। t की वैल्यू 2 यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, एक 2 से 2 काट देंगे, 9 2 18 होता है, 18 से 1 हटा देंगे दोस्तों, 17 रह जाएगा, आजा 17। यूनिट आपके पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रहती है, अल्फा हमने निकाला है, तो आपके पास जो आंसर निकल कर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। सिंपल है, सॉर्टेड है, साइड हो जाता हूं, सारा सॉल्यूशन आपको सामने दिख रहा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, घबराना नहीं है, इजी है चीजें। आगे चलते हैं, ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे अगेन एनएलएम से ही है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है आपको कि दो ब्लॉक्स है, एक 3 किलो का, एक 2 किलो का है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी का मतलब समझिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी का मतलब यह है कि 5 न्यूटन जो लगी वो लगी ए को। अब 5 न्यूटन अगर ए को लगी है, बी उसके आगे खड़ा है, तो इसका मतलब बी को मतलब नहीं है कि 5 न्यूटन कौन दे रहा है, बी को यह लगेगा कि मुझे तो ए ने धक्का दिया है और ए ने कितनी फोर्स लगाई है वही मुझे बतानी है, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी है। दूसरी बात, इसी फोर्स एक्सर्टेड को हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। तो या तो आप कह दो कि नॉर्मल कितना लगा या फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी कितनी लगी, एक ही बात है। अब फोर्स एक्सर्टेड ए ऑन बी कितनी लगेगी उसके लिए लॉजिकल आंसर निकालते हैं। अब मुझे कोई बोलेगा कि भाई 2 kg तुझे ए ने कितनी फोर्स लगाई, तो मेरा सिंपल आंसर पता है क्या होगा कि इसके पास तो इतनी फोर्स थी, इतनी फोर्स थी, ठीक है। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी का मतलब ये हो गया कि आपके पास फोर्स ए ने कितनी लगाई। अब बी के पास कितनी फोर्स लगी, बी को फोर्स मिली है एम बी इंटू ए,
यानी कि जो भी फोर्स निकल कर आएगी बी के ऊपर, उसको मेरा लिखने का तरीका यही तो होगा कि कितना मास है बी का और कितनी एक्सेलरेशन उसे मिली है, उसके हिसाब से आपके पास फोर्स ऑन बी जो है वो मिल जाएगी जो एक्सर्ट की होगी ए में। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी, तो एक्सेलरेशन के लिए तो सिंपल फंडा रहता है दोस्त कि एक्सेलरेशन के लिए हम लेते हैं एफ इजिकल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, दोनों मासेस को इंक्लूड किया जाता है, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा आपके पास, और इधर फोर्स भी 5 ही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आ जाएगी। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, तो मास ऑफ बी आपको ऑलरेडी पता था, 2 × 1, 2 न्यूटन फोर्स जो है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी आपके पास निकल कर आ जाएगी कि बी को कितनी यहाँ पे फोर्स महसूस हुई। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है वो 3 न्यूटन भी आ सकता है, कि अगर आप इस तरीके से सोचें कि कितनी फोर्स जो है वो ए के पास है, कितनी फोर्स ए के पास है, अगर 5 न्यूटन उस पर लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर अगर कितनी फोर्स ए के पास है 5 न्यूटन उस पर लग रहा है तो वो 5 न्यूटन ही होनी चाहिए। नहीं दोस्त, इधर आपके पास 2 किलो भी बैठा है इसके पास, तो 2 किलो जो है वो नॉर्मल फोर्स अपोज कर रहा होगी, कहां भाई कहां आ रहा है ए, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछा गया कि ए के ऊपर कितनी फोर्स महसूस हो रही है, उसके लिए आंसर 5 न्यूटन भी नहीं आएगा, उसके लिए 3 ही न्यूटन आएगा एम ए इंटू ए की वजह से। लेकिन अगर आपको यह पूछा है कि 2 केजी के ऊपर कितनी, तो 2 केजी एमबीए महसूस करेगा। एमबीए महसूस करने के लिए ए आपको निकालने आता है, एमबी आपको पता है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर देना है। तो लैंग्वेज को समझना है, उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार। ओके, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। भाई जब भी आपने पास ग्राफ आए तो ग्राफ के अंदर 2 ही चीजें काम की होती हैं, एक आपका ग्राफ का एरिया काम का होता है, एक ग्राफ का स्लोप का काम का होता है। अब कुछ जो ग्राफ हैं उनका एरिया और स्लोप दोनों काम के होते हैं, कुछ का सिर्फ एरिया काम का होता है, कुछ का सिर्फ स्लोप काम का होता है। अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं, ये जो वीटी ग्राफ आपके सामने है यहाँ पे, इस वीटी ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया निकालने बैठूंगा तो एरिया का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्लोप की, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, जो कि आपको एक्सेलरेशन निकाल के देगा। हम देखते हैं हमें नीड किस चीज की है, हो सकता है दोनों की ही ना हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपके पास वो पार्टिकल के लिए दे रखा है जिसका मास 5 किलो है और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। आपको वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस निकालनी है 0 to 5 सेकंड के अंदर। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस 0 to 5 सेकंड के अंदर। अब अगर मुझसे कोई फॉर्मूला पूछे कि सर वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा तो ये कर ले कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट कर ले वहां पे जा करके, या फिर अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को देखूं जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, तो उससे डायरेक्ट आंसर निकालने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा सर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर, यही तो होगा। और यही वर्क डन के इक्वल आएगा आपके पास निकल करके। और m की वैल्यू तो सर हमें पता है, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 5 है। और v फाइनल की वैल्यू कितनी है सर? तो एट t इज इक्वल टू 0, ग्राफ को एनालाइज करें, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, यही है ग्राफ के अंदर। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको vi लिख लेते हैं, यही काम है। अब अगर मैं देखूं एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड ही बोला हुआ है ना, 10 सेकेंड बोला हुआ है, तो एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे मैं देखूं यहां पे, तो उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है दोस्तों वो है 0। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास 0 निकल कर आई है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपने पास 20 निकल कर आई है, 20 गिवन ही थी, मतलब निकल के क्या आएगी, तो इधर 0 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर करें, तो ये आपके पास कितना नेगेटिव में आंसर आ रहा है, हाफ इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, इसको लिख लेते हैं हम -400। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 यहां पे रह गया 200, तो 5 2 10 -100 जाओ, 1000 जूल नेगेटिव में सेकंड ऑप्शन आपके पास आंसर है वो निकल कर आएगा। क्लियर है? तो भाई यही फॉर्मूला याद ना रखें, ये इतनी प्यारी चीज आपको पढ़ाई जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका यूज करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कहा है कि पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गया। वर्क एनर्जी पावर के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्क निकालने के ही 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि वर्क निकालने में दिक्कत क्या आती है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने पिछले 2-3 चैप्टर के अंदर बहुत तरीके से निकालना सीखी है। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी डिस्प्लेसमेंट निकलती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2 एस से भी डिस्प्लेसमेंट निकलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके एरिया से भी डिस्प्लेसमेंट निकलती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का दिया जा सकता है कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट ही निकालो, फिर सिंपली मल्टीप्लाई करो और वर्क का आंसर दे दो, या फिर आपको फोर्स कैलकुलेट करवा सकता है। फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हर तरीके से फोर्स कैलकुलेट करवाई है। तो हो सकता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए आपको फोर्स भी कैलकुलेट करवाए, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करवाए और फिर वर्क कैलकुलेट करवाए, या फिर फोर्स दे, डिस्प्लेसमेंट दे, वेक्टर में दे दे, इंटीग्रेट करवा दे, वेरिएबल फॉर्म में दे दे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्क निकालने के लिए ही बन जाते हैं वर्क एनर्जी पावर के अंदर। जब ये वर्क वाली चीज खत्म होती है तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आने लग जाती हैं, उनसे थ्योरी भी आती है, और उसको अगर आप अप्लाई करो वर्क एनर्जी थ्योरम में तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आने लग जाते हैं। ये सब खत्म हो ही रहा होता है कि हमारे पास फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके अपने फॉर्मूला से भी सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आ जाते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया, उसके अंदर हमने सीधा सीधा ग्राफ से ही काइनेटिक एनर्जी का चेन निकाला। पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन के बाद आपके पास पावर की बात आती है, और जब पावर की बात आती है तो ये कहता है कि पूरे चैप्टर के अंदर आप ऐसे वेरिएबल पढ़ रहे हैं जो सारे के सारे आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। फिर भी पावर को इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला अलग है, एवरेज पावर का फॉर्मूला अलग है। जैसे वेलोसिटी का पढ़ा था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आता था dx अपॉन dt, एवरेज आता था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम सबको पता होता है। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो dw अपॉन dt आता है, जिससे फोर्स डॉट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला बनता है। और इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा w अपॉन डेल्टा t, यानी कि वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरीके का फॉर्मूला बनाता है। तो कहने की बात यह है कि जो भी चैप्टर का क्वेश्चन खुले आपको यह पता होना चाहिए उस चैप्टर के अंदर बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, नीट में क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है और किस लेवल तक का पूछा जाता है, उन सब की डिटेल मैं आपको साथ के साथ देता भी रहता हूं। लेकिन आपका अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च वो काम में आती है। सबका इंडिविजुअल प्लान होता है और वो वर्क करता है, और वो तभी पता चलता है जब आपकी सिलेक्शन होती है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास फोर्स गिवन है, फोर्स हमारे पास है 7i कैप माइनस 6j कैप, और डिस्प्लेसमेंट इसने कहा है कि आप 0 से चल करके -2 मीटर -4 मीटर इस तरीके से पहुंचे। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, दोनों मैथमेटिक्स के सिंपल से तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप W इजिकल टू एफ डी एक्स इस तरीके से चले, ठीक है, एफ डी आर के तरीके से चले, फिर आप एफ को रखें, डी आर को रखें, इंटीग्रेशन करें, बहुत लंबा चौड़ा सिनेरियो। या फिर दूसरा काम यह है कि आप सीधा एफ डॉट आर करें। अब एफ डॉट आर में यह है कि आपको आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, एफ वेक्टर तो गिवन है, तो आर वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जब हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों पता हो, क्योंकि आर वेक्टर बस एक ही चीज कहता है कि आप x2 माइनस x1 आई कैप लगा दो भाई, और फिर y2 माइनस y1 जे कैप लगा दो, जिसमें x2 और y2 फाइनल पोजीशन है और x1 और y1 इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल तो 0 0 ही है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखूं तो आर वेक्टर जो आपके पास बनेगा, दिस इज x2 माइनस x1, यानी कि -2 आई कैप एंड -4 जे कैप। तो ये डब्बे के अंदर बंद किया गया है आर वेक्टर को, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करवाना है एफ के साथ। तो डायरेक्ट करवाओ, 7 और -2 आपके पास हो जाएंगे -14, आई डॉट आई वन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप प्लस लिखेंगे और -6 और -4, तो ये बन जाएगा प्लस का 24, और जे डॉट जे वन हो जाएगा। तो -14 प्लस के 24 मिलकर के बनते हैं प्लस के 10, साथ में जूल लिखेंगे, पहला ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर है, सिंपल चीज है, हो सकता है आप लोगों ने पहली बार में कर ली हो, लेकिन हाँ, जो लोग घबरा रहे हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से डरते हैं, पेन चलाने से डरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप पेन चलाओ, आंसर निकालो और नंबर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, मैक्सिमम लोड 2500 केजी का ले सकते हैं, लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों बता रखा है, मूविंग अपवर्ड्स है, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन
इज 3500 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है नीचे की तरफ, यानी कि अब तुम्हारे पास जो लिफ्ट है, बंदे तो उठा नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम करना है, तो दोनों के दोनों काम एक साथ करने हैं उसे। तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड टू द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट आपको बतानी है। तो जैसे ही मुझे वेलोसिटी सामने दिख रहा है तो मेरी आत्मा फड़फड़ाने लगती है कि फोर्स डॉट वेलोसिटी लगाया जाए। अब जब फोर्स की बात आती है तो मैं बोलूंगा कि फोर्स जो यूज हो रही है वो 2500 केजी को लिफ्ट करने में भी यूज हो रही है और 3500 न्यूटन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिफ्ट को खींचने के लिए भी यूज हो रही है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों फोर्सेस को ओवरकम करना है, तो दोनों फोर्सेस को ओवरकम करने का मतलब हो गया कि 2500 जी को भी लेकर के चलना है, 3500 न्यूटन को भी लेकर के चलना है, दोनों को खींचना है 0.5 मीटर पर सेकंड से और बताना है कि पावर कितनी डिलीवर होगी। जी की वैल्यू 10 डालेंगे, क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो 2500 आ जाएगा, इंटू 10 करता हूं इसे, और यहां पे 350 इंटू 10 करता हूं, और इधर 5/10 करता हूं, ताकि 10-10 वाले भाई आपस में तबाही मचा करके गायब हो जाए और बचेगा तुम्हारे पास 2500, 350 इंटू 5। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना निकल कर आएगा, ये तुम्हारे पास साइड में कर लेते हैं फटाफट फटाफट। 350 0 5 5 3 8, ये आ गया 2850, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 500 5 5 जो 25, 2 इधर रहा, 8 5 जो 40, 2 इधर रहा, 4 इधर आ गया, 5 2 10, 10 4 14, 14250 चौथा ऑप्शन। तो सिंपल कहानी है, कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन देखना है, फॉर्मूला क्या एक्सपेक्टेड है वो देखना है, काम हो जाता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन कह रहा हूं, पेपर में आपको एग्जाम में सिमिलर फॉर्मेट देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओवरकम करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर बैठ कर नहीं रह सकते। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन फिगर फ्रॉम पॉइंट 1432। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ये सिस्टम दे रखा है, तुम्हें पता भाई सर 2 मास है, कोऑर्डिनेट है, हमें पता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सब बच्चे चिल्ला रहे होंगे कि सर XCOM, M1 X1 M2 X2, नीचे M1 प्लस M2 कर दो, ये लो सेंटर ऑफ मास मिल गया। ठीक है, वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा है तुमसे, तुमसे ये पूछा है कि इन दोनों पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो इन दोनों पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो इनिशियल वेक्टर आपके पास या फिर इनिशियल कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखा है, इन दोनों से हम XCOM YCOM दोनों निकालेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, आंसर होगा। ट्राई करके देखते हैं। XCOM अगर आप निकालेंगे तो M1 X1 में आप 5 ले लीजिए, इसका अपना X है 2, और 3 ले लेंगे, इसका X है 8, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 3, तो यहाँ पे 5 तो 10 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 24 और 10 आपके पास हो जाते हैं 34, और नीचे आ जाएगा 8। तो ये आपके पास है XCOM। सिमिलरली अगर आप YCOM निकालें तो YCOM आपके पास आ जाएगा दोस्तों M1 Y1 M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे आप M1 Y1 निकालेंगे तो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन में 8 आ जाएगा, फिर से दोनों मास को ऐड करके 8 ही आ रहा है, तो 5 इंटू 6 30 हो जाता है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, और 30 और 2 कह रहा हूँ, 30 और 6 36 हो जाता है, 36/8। तो 34/8 और 36/8 ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ रहे हैं, XCOM के और YCOM के। एक बार इसे वेरीफाई कर लूं, 5 इंटू 2 10 और 8 से 24, तो 34 ही बन रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे पास आप फाइनल जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आया है, अगर मैं इनिशियल लिखूं R इनिशियल तो वो थे 1 4 3 2, और अगर मैं लिखूं R फाइनल तो वो आपके पास निकल कर आए हैं कुछ 34/8 और 36/8। अब मुझे सिंपल माइनस करके फाइनल वैल्यू बतानी होगी कि कितनी आ रही है लेंथ की, लेकिन उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि यहां पे भी LCM 8 बना लेते हैं ताकि सिंपल माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर 8 बना लूंगा तो इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो ये दिखेगा 2/8। इधर 8 बनाना पड़ेगा तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये दिखेगा 12/8। अब सिंपली इसे माइनस करते हैं, तो माइनस करने से आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 34 - 2 यानी कि 32/8, और 36 - 12, तो 36 - 12 में 36 में से पहले 10
तो 26 में से 2 और तो 24 अपॉन 8 ये आ जाएंगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स। और इसी डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट को जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, और सॉल्व किस तरीके से करना है, अगर आप यहां से देखेंगे तो बोलेंगे सर 8 और 32 तो आपस में इधर बना देते हैं 4 और 8 और 24 इधर आपस में बना देते हैं 3। यानी कि क्या ये आप ये कहना चाहते हो कि दोनों को माइनस करके 4 और 3 जो है वो हमारे पास i और j की वैल्यूज आई हैं। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो सर तो वो लिखा जाएगा 4i + 3j, यानी कि ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मुझे पहले कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो, और जो इन दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट बने, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया है, डिस्प्लेसमेंट आई, उस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में 4i + 3j लिखा जाएगा। यही बात है। अब इसमें मुझे वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या करना होता है सर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमें जाकर के अंडर रूट में दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर देना होता है। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड होगा, सबको पता है 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है। आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा 5 मीटर। क्वेश्चन टफ नहीं है, वेक्टर आपको आता है तो बहुत इजी है। वेक्टर आपको आता है 2D के क्वेश्चन होंगे, वेक्टर आपको आता है एनएलएम के क्वेश्चन होंगे, वेक्टर आपको आता है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन होंगे, वेक्टर आपको आता है रोटेशन के क्वेश्चन हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बेसिक वेक्टर आपको आना चाहिए, और मुझे लगता है कि इतना वेक्टर 90% ऑफ दी जनता को आता होगा बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये खूबसूरत सा सिलसिला भी खत्म हो गया भाई, अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो खत्म हो जाता है बस। From a rectangular uniform plate, 2 circular discs are removed as shown. The center of mass of the system will now shift towards common sense वाला क्वेश्चन है। इसको तो मुझे मतलब ऑप्शन भी नहीं देखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहले यूनिफॉर्म बेचारी कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेट थी, उसमें से इस आर को जब काटा गया होगा तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ होगा। अब इस वाले को भी काट लिया तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ होगा। अब आपको भी पता है कि अगर मैं सिमेट्रिकली भी देखूं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा डेंस है। तो अगर ये वाला पोर्शन ज्यादा डेंस है तो तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास भी इधर ही शिफ्ट हुआ होगा, इसी साइड। तो अगर इस साइड को अगर तुम्हें लिखना हो तो राइट ऑफ सीओ, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहां से काटा, कहां मास शिफ्ट हुआ, कंट्रीब्यूशन कहां पे है, उसी के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता लग रहा है कि एक साइड आपके पास बड़ी कैविटी है, एक छोटी कैविटी है। तो जहां मास की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली वहीं पे सेंटर ऑफ मास आपके पास जो वो शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से है। यहाँ पे अगर रोटेशन की बात हम करें दोस्तों, देखिए मैं रोटेशन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। मैं जिस भी कोचिंग में जाता हूं, जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूं, जितने भी नीट के ड्रॉपर होते हैं वो एग्जाम देने से पहले मुझसे एक ही बात पूछ के जाते हैं, और वो बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो बात ये होती है कि सर क्या हम रोटेशन छोड़ सकते हैं? भाई तुम्हें रोटेशन छोड़ना क्यों है? रोटेशन के अंदर 3 टॉपिक है, एक सेंटर ऑफ मास है, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एक रोटेशनल डायनामिक्स है। अब सर आपने तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आता तब हो नहीं पाता। तो भाई आपको ये पहचानना है ना कि क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक का है। सब टॉपिक कौन सा होता है सर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के कौन से? डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए, और कैविटी प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी वो किसी को भी रेडियस ऑफ गायरेशन से जोड़ दे वो बात अलग है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन में तो एम के स्क्वायर से इक्वेट करवाना होता है और के की वैल्यू बतानी होती है। ये 2 टॉपिक कवर होने के बाद सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इजी रहते हैं, फिर हम रोटेशनल डायनामिक्स की तरफ आते हैं। और रोटेशनल डायनामिक्स में क्या होता है? रोटेशनल डायनामिक्स में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखा जाता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर फॉर्म में या डायनामिक्स फॉर्म में आपको लिखनी पड़ती है, रोटेशनल डायनामिक्स की फॉर्म में। यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं,
या फिर आपके पास दो चीजें और आती हैं। 1D में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ते थे, ये सब फैमिली मेंबर थे 1D के। रोटेशन के अंदर आप बिल्कुल सेम चीजें पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के नाम से। सिमिलरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने दो नई चीजें और इंट्रोड्यूस की थी, लीनियर मोमेंटम और फोर्स। वही आप रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के नाम से पढ़ते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के अपने फॉर्मूले आते हैं, आर क्रॉस एफ या फिर आर क्रॉस टी, ये सारे के सारे फॉर्मूले। तो इनको जब आप यूज करते हो, इनसे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उसी को रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स बोला जाता है। तो इन शॉर्ट आपके पास सिंपल सिंपल चीजें, और रोटेशन से दो क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो अब वो दो क्वेश्चन में क्या क्या तुम्हारे पास, या तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल डायनेमिक्स से हो सकता है, या सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल डायनेमिक्स से हो सकता है, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास से हो सकता है। तो उनके क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। तो जब सारा पोस्टमार्टम आपके मुंह के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके कानों के अंदर अपनी सारी बातें डाल रहा हूं, तो छोड़ने का मतलब क्या बनता है नीट के अंदर चैप्टर? आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप सेंटर ऑफ मास और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो करके जाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे कम से कम जा करके। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व होगा। तो रोटेशन छोड़ने की कोई सेंस नहीं बनती है। तो जब आप रोटेशन नहीं छोड़ रहे हो, तो आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। और हर चैप्टर के अंदर यही आइडेंटिफाई करना है कि सर कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, क्या वो टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं, तो नीट में भी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, सेंटर एट द ओरिजिन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन बताना है। ये जो एक्सिस आपके पास बता रहा है, जिस टाइम पे इस एक्सिस की बात मैं करूं, तो इस एक्सिस की जो इंट्रोडक्शन होगी वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है। लेकिन आपके पास ये पैरेलल टू द प्लेन है। पैरेलल टू द प्लेन मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि आपको ये ना लगे कि सर इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। mr²/2 होता है भाई, अच्छी बात है, लेकिन वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ही होता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वो पैरेलल टू द प्लेन नहीं होता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है आपके पास। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से। अभी जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो इस एक्सिस के लिए दी, ये है एक्स एक्सिस में लिटाया हुआ, ये वाई एक्सिस में लिटाया हुआ, और इस डॉटेड वाले जिसके लिए आपके पास निकालनी है, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है। तो जितना एक्स का होगा उतना ही वाई का होगा, उतना ही इस डॉटेड वाले का होगा, क्योंकि डायमीटर आपके पास सेम ही रहता है सर्कल में हर साइड, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें पहले पैरेलल टू द प्लेन पे कितनी होती है वो निकालनी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी कि आई एक्स और आई वाई का जो वो सेम रहता है आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको अगर मैं आई कहूं और ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को पता रहता है, तो अगर ये पता रहता है और ये भाइयों का निकालना है इन दोनों का, तो आप लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं कि सर आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड की वैल्यू आप लोग कह रहे हो कि mr²/2 होगी, आप लोग तो कुछ नहीं कह रहे हो, मैं ही कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और आई एक्स और आई वाई एक दूसरे के इक्वल हो गए तो वो 2i के इक्वल हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ जाएगी mr²/4। यानी कि चाहे आप एक्स एक्सिस पे निकालो, चाहे आप वाई एक्सिस पे निकालो, या इस डॉटेड लाइन पे निकालो, जो आंसर आपके पास निकल कर आएगा उसके लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की इंट्रोडक्शन है वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और पैरेलल टू द प्लेन ही रहेगी, और आंसर mr²/4 ही रहेगा। तो ऑप्शन में देखना है mr²/4 कहां पे है, उसे टिक करना है और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्लियर है? तो रोटेशन छोड़ने की कोई सेंस नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से अगेन रोटेशन भाई निकल करके आए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे तरीके से लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इधर से एंड से पास कर रहा है रोड से, तो ml²/3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m की वैल्यू डालेंगे, l की वैल्यू डालेंगे, और एक ऑप्शन मैच करता है और आंसर हो जाता है। लेकिन इस तरीके से गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का कुछ तरीका इस तरीके से रहता है कि आपके पास दो रोड है, ml²/3 एंड से होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें तो सेंटर वाला भी पता है, और सेंटर वाला आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालते हो तो वो ml²/12 निकल कर आता है। कहने की बात यह है कि जब आप रोड के कॉम्बिनेशन को घुमाओगे तो अकेला जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप घुमा रहे हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही आप इंक्लूड नहीं करोगे। आप जो ये रोड खुद घूम रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने की सेंस ये है कि सर हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पार करता है, उन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी,
ताकि मैं कंट्रीब्यूशन इसके एंड के अबाउट भी लूं और इसके सेंटर के अबाउट भी लूं जब ये घूम रहा है तब। तो अगर मैं एक रोड के लिए निकालूंगा तो दो रोड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और खत्म करूंगा। मैं क्या चीज कह रहा हूं उसके बारे में आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये पूरी की पूरी लेंथ जो है वो एल है, सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस जो है वो L/2 हो जाएगा। अगर ये आपके सामने 60 डिग्री गिवन आएगा तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, यही सेम 30 डिग्री इधर भी रहेगा। तो अगर इस डायग्राम को मैं खींच करके लेकर गया हूं तो कुछ इस तरीके की बन रही है, जिसके अंदर आपके पास ट्रायंगल और लंबा ले लेता हूं मैं। ये वाली साइड जो है वो L/2 आ रही है, ये वाला 30 डिग्री आ रहा है और ये सीधा सीधा आपके पास निकल कर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यही लेना होता है। तो इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास बेस होने के नाते कॉस कंपोनेंट है, और यही जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ICOM प्लस MD² में D जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिटवीन रहता है वो L/2 cos थीटा ही निकल करके आएगा। तो अगर हमें इसे एक रोड के लिए कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे कि सर पहले एंड के अबाउट आ रहा था mL²/3, अब आपने इंक्लूड करना है उसके सेंटर ऑफ मास वाले को भी, तो MD² करना पड़ेगा और D² की जगह आएगा L/2 cos थीटा का स्क्वायर। और जैसे ये निकालेंगे ये एक रोड के लिए निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के लिए निकलेगा और आंसर खत्म होगा। अब m की वैल्यू डालते हैं, l की वैल्यू डालते हैं। m की वैल्यू आपके पास कहां चलेगी 2 किलो है, लेंथ जो है 1 मीटर है, 2/3 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस m अगेन से 2 आएगा, L/2 में आपके पास 1/2 बन रहा है, ये 1/2 में cos 30 जो है वो √3/2 है, cos 30 sin 60 के इक्वल रहता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर जा रहा है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो √3/4 आएगा, √3/4 का स्क्वायर 3/16 हो जाता है। फर्दर इसको लिखा जाएगा 2/3 प्लस ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 ऊपर है, ठीक है, 2 × 3/16 कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इसको भी अगर मैं काटूंगा तो ये 8 दिखेगा और ये दिखेगा 2/3 प्लस 3/8। अगेन आपके पास फिर से 2/3 और 3/8 में एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं इस टर्म को इधर लिखता हूं तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 16 और 3 के साथ 3 तो वो 9 हो जाएगा, नीचे आपके पास 24 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो 16 और 9 आपके पास 25 चले जाते हैं, 25 ही जा रहे हैं, नहीं 16 4 आपके पास 20 हो गए और 5 बच के 25, हाँ ठीक है। तो 25 अपॉन चला जा 24, 25/24 is the movement of inertia by the contribution of one road। और अगर दो रोड की वजह से भाई साहब आपको निकालना है तो 24/25 जो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग निकल कर आता है 1.04, और 1.04 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 2.08 है। तो नियर अबाउट सेकंड ऑप्शन के आंसर आपके पास निकल कर आता है। लेकिन आपको सिखाना आंसर नहीं है, निकालने का तरीका क्या है वो मेरा सिखाने का मोटिव है। तो आप उसको सीखें कि इस रोड के लिए हमने काम कैसे किया, पहले यूज कैसे किया उसे, और फिर जब यूज करके बाकी सारी चीजें निकल गई तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 2 रोड यहां पे कंट्रीब्यूट कर रही थी, उसी की वजह से निकाला है। तो हमेशा हो सकता है, गलती बहुत जगह हो सकती है। पहली गलती तो ये हो सकती है कि आप ये सब सोचो ही ना। दूसरी ये हो सकती है कि आप सोचो लेकिन इधर mL²/12 ले लो, क्योंकि आप बोलोगे ICOM प्लस MD², तो ICOM तो mL²/12 होता है, भाई होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इधर दे रखा ना पहले, तो रेफरेंस तो इसे ही मानना पड़ेगा, तो रेफरेंस इसे ही माना है, प्लस MD² किया, डी में अब दूसरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना था, वो L/2 cos 30 ही निकल कर आ रहा है, उसी को यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 रोड का था। ठीक है, तो आई होप सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप बताइएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं यार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस। ग्रेविटेशन के अंदर अब हम आ चुके हैं। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी अगर हम बात करूं तो सबसे पहले जो टॉपिक आपके पास आता है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही आता है निकल करके, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पता है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है।
नल पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, नेट फोर्स का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन ग्रेविटेशन में दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या निकल कर आता है सर, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। सेकंड लॉ से आपके पास एरिया ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं निकल करके, आपको याद होगा डायग्राम के अंदर 3a1 इज इक्वल टू 2a2 इज इक्वल टू a3, इस तरीके के क्वेश्चन। थर्ड लॉ से सीधा न्यूमेरिकल आता है, टी स्क्वायर आर क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस होता है, वो ध्यान रखना होता है वहां पर के। सेकंड केपलर लॉ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी पूछी जाती है, थियोरेटिकली भी न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन करवा सकता है, एल इज इक्वल टू एल से। थर्ड आपके पास आता है वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, किसी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सबसे न्यूमेरिकल बनते हैं, बढ़िया पीवाईक्यू, इजी चैप्टर भी है, आप सबको ही आता होगा ये। चौथा आपके पास यहाँ पे निकल कर आता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तीन डेफिनेशन। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीनों एक साथ में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तीनों चीजें सुनने में सिमिलर है, डिफरेंस बिल्कुल है, और वो डिफरेंस आपको पता चले इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और पांचवा आपके पास रह जाता है सैटेलाइट, जिसके अंदर हम एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटर वेलोसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इन सब फॉर्मूलाज की बात करते हैं, इनसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ग्राफ देखते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रेविटेशन का जस्ट है, ग्रेविटेशन के अंदर कहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं उन सबकी बातें हैं। तो जितना हमसे लेक्चर में हो पा रहा है हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, उसके बीच में आपको ये भी बताना है कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो वो पूरा 1-2 साल का कोर्स रहता है भाई, तो वो इधर एडुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो आपको पढ़ना है तो आप इधर आइए, सारी चीजें कवर कीजिए, अदरवाइज कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है आपको एक आइडिया तो मिलता ही जा रहा होगा कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है इधर बैठ करके भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। ठीक है भाई, वी गिवन है मुझे। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग अ रेडियस 5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो 5 टाइम्स द दैट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब किसी और प्लेनेट के बारे में बताना है जिसका रेडियस जो वो 5 गुना है अर्थ के और सेम मास डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला अगर लिखूं एस्केप वेलोसिटी का तो वो √2gr भी लिखा जाता है, √2gm/r भी लिखा जाता है, दोनों फॉर्मूले यूज की जाते हैं। लेकिन हमें यहां पे पूछा गया है कि आप बताओ, अगर आपको ये पता है कि भाई डेंसिटी सेम है और रेडियस पता है तब बताओ। अब आप बोलोगे ठीक है सर वो सब तो सही है, इधर g तो कांस्टेंट है, r के बारे में तो बता रखा है, डेंसिटी तो यूज ही नहीं हो रही, मास दे रखा है, तो हम पहले इसको डेंसिटी के फॉर्म में यूज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि अर्थ है स्फीयर है तो वॉल्यूम आ जाएगी 4/3πr³। m इज इक्वल टू 4/3πr³, ये लिखा जाएगा। इसी को सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर तो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता हुआ अब जो ये चेंज होकर के आपको दिखेगा वो दिखेगा 2g, m की जगह आ जाएगा रो इंटू 4/3πr³। नीचे आपके पास आएगा r से r कैंसिल होगा तो ऊपर r² रह जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास जो r है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर जो है 2ρg 4/3π ये सब बचेगा और बाहर आ जाएगा r। तो रो क्योंकि सेम है, अब r पे जो डिपेंडेंस आई है वो अंडर रूट में डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं आई है, अब वो बिना किसी अंडर रूट के आई है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। जब हमने उसे देखा है डेंसिटी के हिसाब से तब आपके पास जो फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का निकल करके आया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस की पावर 1 पे। डेंसिटी तो आपके पास सेम सेम ही है तो वो सेम सेम कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब आप सिंपली कह सकते हो कि v ऑफ अर्थ जो है, जो आपको v दे रखा है और v प्लेनेट निकालना है, तो आप निकालोगे v/v ऑफ प्लेनेट, और यहाँ पे आपके पास जो रेडियस था वो r के इक्वल था और रेडियस ऑफ द प्लेनेट जो 5 टाइम्स r के इक्वल था, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और जो bp की वैल्यू निकल कर आएगी वो 5 टाइम्स v निकल करके आएगी। सामने देखिए यही चीजें हैं क्या, कन्वर्ट किया गया है, डिपेंडेंस देखी गई है, यहां से ग्राफ भी पूछ सकता था, ये ऑप्शन में भी हो सकता था,
इस भाई ने चूज किया रेशो में पूछना, तो रेशो में आंसर निकाल करके दिया। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको तरीका पता है, आपको चेंज करने आती है चीजें, चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बॉल इज एट रेस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू आर ई अबव द अर्थ सरफेस वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस आर ई बाय 2 अबव द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन में गलती होने के बहुत सारे चांसेस। तो शुरुआत कहां से करनी है? बॉल इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये हो गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई दोस्तों 0। रिलीज फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू आर ई अबव द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस ऑलरेडी आर ई डिस्टेंस पे है, तो आर ई डिस्टेंस पे जब है तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास हो जाएगी आर ई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये आपके पास हो जाएगा बट द स्पीड ऑफ द बॉल डिस्टेंस आर ई बाय 2 अबव द अर्थ सरफेस, रिलीज कर रहा हूं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस आर ई, ये आ जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। उसको रिलीज किया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो इस तरीके की कहानी है। तो अब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यही पूछा है, स्पीड निकालनी है। ओके, चलो ये पता लग जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर लगा दूंगा, वेलोसिटी निकल जाएगी। खतरनाक लोग हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल आपके पास हो जाएगी, अब इसने बोला हुआ है कि डिस्टेंस आर ई बाई 2 अबव द अर्थ सरफेस आ चुकी है, तो पहले आर ई डिस्टेंस था, अब आर ई बाई 2 अबव सरफेस है, तो इसको मैं लिख लूंगा आर ई प्लस आर ई बाई 2, इस तरीके का। तो आपके सामने मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी है, फाइनल भी लिख दी है, पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की लिख दी है, और फाइंड आउट क्या करना है वो आपके पास फाइनल वाली करनी है। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए इक्वेशन लिख ली जाए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर ई इजिकल टू, ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता ही नहीं है, तो इसके लिए हाफ एम बी स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि निकालनी तो भाई की वेलोसिटी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन, ये निकल कर आ जाएगा 2 आर ई, ऊपर जाएगा तो 3 आर ई बन जाएगा, 3 आर ई अपॉन 2, इस तरीके की चीज है। तो ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, इसको एक बार आप गौर से देखें कि मैंने कैसे लिखी हुई है। इनिशियल टोटल एनर्जी को मैंने फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, ये बेचारा मर्जी हो गया इसमें, आ जाए 2 बाहर, दिख रहा होगा अब आप लोगों को। तो ये इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 1 इन सारी गिवन इंफॉर्मेशन से। पहले आप यहां तक पहुंचे, जैसे ही आपको ये चीज पता लग रही है तो बस वहां से तो वेलोसिटी निकालनी है। अब आप क्लीनिंग सिस्टम शुरू कर दीजिए, साफ करना शुरू कर दीजिए। एक बार मुजरिम आपको दिख गया है, अब उड़ाइए इसे। अच्छा, यहां से आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर ई इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दोबारा से इसे एक बार लिख लू मैं, जी एम एम और मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, क्योंकि नीचे था वो डिनोमिनेटर में फंसा हुआ। अब यहां से पहले एम 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 ये सारे उड़ाएंगे, ठीक है, और फिर आपके पास आर ई बचा हुआ है, इसको उस साइड लेकर के जाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर इजिकल टू, उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 2 जी एम अपॉन 3 आर ई माइनस जी एम अपॉन 2 आर ई। इस स्टेप को भी देख लें भाई, ऐसा ना हो कि आपको एक स्टेप दिखे, ये रंग नहीं दिख रहा है क्या, इसके ऊपर कुछ और रंग लगा दूं। 1/2 वी स्क्वायर इजिकल टू 2 जी एम अपॉन 3 आर ई माइनस जी एम अपॉन 2 आर ई। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन आपके पास बन के आई है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम सेम रखना पड़ेगा। एलसीएम सेम रखने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 से करना है, तो कर देते हैं। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 जी एम अपॉन 6 आर ई, और नीचे आपके पास माइनस में इधर आ जाएगा 3 जी एम अपॉन 6 आर ई। यही होगा एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेने में गड़बड़ ना करें, आपके पास ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दे ताकि डिनोमिनेटर सेम ही हो जाए, इजी हो जाए चीजें। ठीक है, तो 3 2 6, 2 3 6, ऊपर भी सिमिलर चीजें मल्टीप्लाई करवा करके
4gm माइनस 3gm आपके पास gm बन जाएगा, नीचे 6re रह जाएगा और ये सामने हाफ v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहां से देखें तो ऑप्शन मैच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हाफ उस साइड जाएगा तो 2 बन जाएगा और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 3 आ रहा है। तो v की जो वैल्यू आ रही है वो सामने सामने आपको पता लग रहा है, अगला स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है कि √gm/3re निकल कर आएगी, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीट में बहुत बार आए हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन आंसर निकालते हैं भाई। 2 से 3 स्टेप में आंसर निकालते हैं और नंबर देता है तुम्हें ये, ठीक है। और बहुत बच्चों के गलत हो जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से। स्टेप्स सिंपल है, प्रिसाइजली करने होते हैं ताकि आपके पास एक्यूरेट रहे, ठीक है, और एरर के चांसेस बिल्कुल कम हो, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बिल्कुल कम हो, ठीक है। ये लीजिए सामने हाथ खड़े कर दिए हमने, तो हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने से पहले नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 37 क्वेश्चन के अंदर आ गया भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ग्रेविटेशन चैप्टर से भी आगे पहुंच के हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इजी चैप्टर, सॉलिड चैप्टर, ठीक है, नाम ही सॉलिड है इसका। तो सॉलिड के अंदर आपको इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं कि आप अगर एक कर्व बनाए स्ट्रेस और स्ट्रेन का, डक्टाइल कौन है, ब्रिटल कौन है, इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा करके नीट में पूछता है। इसके अलावा अगर बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं। यंग्स मॉड्यूलस का ड्यू टू ऑन वेट रोड कितना एलोंगेट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस रहता है, डिवाइड करते हैं स्ट्रेन से, यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल हो जाता है, फिर लीनियर एक्सपेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। इजी टॉपिक रहता है, इतनी सी ही चीजें रहती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किस किस के है, तो डिपेंड किस पे करता है वही देख लेता हूं। डिपेंड एक ही चीज पे करता है भाई, मटेरियल ऑफ द वायर पे, कि आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा आपके पास टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, और रेडियस और लेंथ पे वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो बोथ 1 और 2 आपके पास इधर जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। कभी कभी पता है कैसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपसे बोलेगा कि लेंथ मैंने डबल कर दी, रेडियस हाफ कर दिया, बताओ यंग्स मॉड्यूलस कितने टाइम्स हो गया। क्वेश्चन फिर से सुनना, एक आयरन रोड थी, उसका रेडियस हाफ कर दिया, लेंथ डबल कर दी, बताओ उसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा। क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 8 टाइम्स कम हो जाएगा, या फिर सेम रहेगा। और आंसर पता क्या आता है, सेम रहेगा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और एरिया पे। भाई तुम्हारे पास अगर ये आयरन की रोड है ना, इसका यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, और अगर मैं इसको तोड़ दूंगा और 2 आयरन के टुकड़े बन जाएंगे, तो दोनों रहेंगे तो आयरन के ही टुकड़े। तो डिपेंड मटेरियल पे करता है यंग्स मॉड्यूलस, दोनों टुकड़ों का सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे R इजिकल टू रो एल अपॉन ए में मटेरियल तोड़ने पे रेजिस्टेंस बदलती थी, रेजिस्टिविटी नहीं, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करती थी। सिमिलर चीजें हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। फ्लूइड भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है पूरी 11th के अंदर, जिसके अंदर आप 2 मेजर पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर पास्कल लॉ, बुयांसी, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके पास रिलेटिव डेंसिटी जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले, स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले, अपेरेंट डेप्थ जैसे, ठीक है, अपेरेंट वेट जैसे, सॉरी, छोटे छोटे फॉर्मूले वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर हाइड्रोडायनेमिक्स में जब आप चले जाते हो तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिन्यूटी, बर्नौलीज, उसकी एप्लीकेशन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरीमीटर जैसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। उसके अलावा कंसेप्चुअल भी बहुत सारी, विंड फ्लो करती है, रूफ उड़ जाता है, ये सब चीजें। और जैसे ही आपके पास ये सब कंप्लीट होता है, फिर आप विस्कोसिटी पे आते हो, विस्कस ड्रैग पे आते हो, टर्मिनल वेलोसिटी पे आते हो, उसके बाद सरफेस टेंशन पे आते हो, फिर ड्रॉप, सरफेस एनर्जी, ये सारा मिला जुला करके फिर जाके चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे टॉपिक है फ्लूइड के अंदर भी पढ़ने वाले, लेकिन ये है कि जब भी आपको बोला जाए तूने फ्लूइड पढ़ा है, तो आप हाँ करो, और हाँ करने के बाद वैसे ही टॉपिक गिनवाओ जैसे मैं गिनवा रहा हूं, वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन गिनवाओ, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, खुद को भी और सामने वाले को भी। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रही है सिलेंड्रिकल ट्यूब में, बताओ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज मैक्सिमम। भाई आप लोगों को एक बात याद होगी कि जब भी आपके पास नहर के अंदर पानी चलता है, नहर के अंदर पानी चलता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर जो पानी चल रहा है
तो जो पानी की जो लेयर है नीचे वाली सबसे जो लेयर है, ये नहर बना लेता हूँ एक मैं। नहर को थोड़ी क्लोज नहर बनाता हूँ, कैसे बनाऊं, चलो नहर ही मान लो ये, ठीक है। तो पानी आपके पास जो है वो इस तरीके से लेयर्स में बह रहा, मान लो लेयर लेयर, ये लेयर, ठीक है, ये लेयर्स में बह रहा है, लेयर्स में बह रहा है, लेयर्स में बह रहा है। तो आपको इतना तो पता है ना कि सर जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जाते जाते हैं वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है। और इनफैक्ट हम तो ये भी मान के चलते हैं कि बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो आपके पास रेस्ट पे होगी, तो ऊपर वालियों की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होगी वो किस लेयर की होगी, अपर मोस्ट की, क्योंकि वो ओपन है। नीचे वाले में आपके पास कांटेक्ट फोर्स लग रही है, इसने रोक के रखा हुआ है इसे। सिलेंडर में ऊपर भी कांटेक्ट में, नीचे भी कांटेक्ट में, तो इसका मतलब इन दोनों के पास जो लेयर्स होंगी वो दोनों की स्पीड कम होगी, और जो इनसे ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और दोनों से सबसे ज्यादा दूर और सेम डिस्टेंस दूर इनका सेंटर ही है। सेंटर पे बी पॉइंट और बी पॉइंट सेकंड ऑप्शन और आंसर हो गया है। आपको नहीं समझ में आया, बैक करो देखो फिर से, ठीक है। लेकिन कहानी इतनी सी है कि भाई जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं लेयर की स्पीड कम होती है। इधर दो थे तो दोनों साइड ए और सी में नहीं हो पाता, बी बीच में था, मैक्सिमम वेलोसिटी वही होती, वही आंसर है। आगे चलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, बता दिया गया है, यही होता। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी, सिंपल चीजों में कंफ्यूजन पैदा करते हो दिमाग में तुम्हारे सवाल आने लगते हैं कि सर सूरज की जरूरत तो रात को होती है तो वो दिन में क्यों आता है। अभी साला सूरज भाई दिन में आ रहा है, तुम वहां से काम करो, रात को आ रहा बार घूमी उस तरीके से। अब इसका क्या जवाब दोगे तुम। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अर्थ में 365 दिन का इस साल क्यों होता है, 366 डेज का इस साल क्यों होता है, उससे ज्यादा क्यों होता, कम क्यों नहीं होता, ठीक है। सूरज दिन में ही आ रहा है, रात को क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल। अब उन सब सवालों का जवाब कि ये नेचुरल चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो समझो। कैपलर का सेकंड लॉ आता नहीं है, तुम्हें शक किस बात पे हो रहा है कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है नहीं घूम रही है, तो वो सब इलॉजिकल बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है कि इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब से। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि आपके पास जो यहां से फ्लो जा रहा है वही डिवाइड हो रहा है इन दोनों के अंदर। तो जब वही इन दोनों के अंदर डिवाइड हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि भाई A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करें तो ये जाएगा उन दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू लिखें, A1 की वैल्यू A ही है, V1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू अगर मैं उस वाले को लूं तो वो A है, उसके साथ वेलोसिटी 1.5 है। दूसरे भाई का जो एरिया है वो 1.5 है, लेकिन वेलोसिटी इसका अपने को पता नहीं है कि कितनी है, और वही कैलकुलेट भी करनी है। तो पहले ए से सारे ए उड़ा दिए, इस साइड बन गया आपके पास 3, दिस इज 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी। अब यहां से भी अगर आप 1.5 कॉमन लेकर के डिवाइड करवाओगे तो मैं सीधा बताता हूँ 2 आएगा इधर। अब इतनी इतनी कैलकुलेशन आपको नीट में नहीं करनी, सीधा उड़ाओ उसको, तो ये 2 बन गया, इधर बन गया 1 प्लस वी, और वी की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। वी है दोस्तों 1 मीटर पर सेकंड, कहां गया, सी ऑप्शन। क्लियर है, इजी कैलकुलेशन थी, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। तो हमने सॉल्व किया है। नीट में अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो कृपया करके भाई सॉल्व कर लेना। चले आगे, चले आगे करके मुझे खुद को यहां आगे नहीं बढ़ रही, हाँ भाई चल ले। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि मेटल रोड 4 मीटर लॉन्ग हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस, वन एंड ऑफ रोड इज केप्ट एट 100 डिग्री, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास थर्मोमीटर से क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आप डिग्री को सेल्सियस में, डिग्री को सेल्सियस में कह रहा हूं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में या फिर केल्विन में कन्वर्ट कर सको, ये फॉर्मूले। दूसरा कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन आता है। कैलोरीमेट्री में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, Q इक्वल टू ml, MC डेल्टा T, दोनों फॉर्मूले अलग अलग भी यूज होते हैं, एक साथ भी यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपके पास कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, कहां तक वो आपको लेकर के जा रहा है। फिर उसके बाद आप कंडक्टिविटी में जाते हैं। कंडक्टिविटी में आप पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कंडक्टिविटी में। उसके अलावा हीट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, जहां पे हम उसे V इक्वल टू आई आर से कंपेयर करवा करके डेल्टा T इक्वल टू आई इंटू RTH से RTH को थर्मल रेजिस्टेंस के नाम देने के बाद कंडक्टिविटी के फॉर्मूले पढ़ते हैं। और उन्हीं में एक फॉर्मूला जो आपके पास आता है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सिमिलर इस तरीके का क्वेश्चन आता है,
और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बहुत बार नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक मेटल रोड है, सिंपल सा आप समझे, ये मेटल रोड है 4 मीटर की, ठीक है। अब ये कह रहा है आपके पास कि 4 मीटर की है, एक एंड जो है वो 100 डिग्री पे है, तो यहां पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे एंड पे जो आपके पास टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ है, खुद से नहीं बना रहा हूं। फिर उसके बाद बोला गया द टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड, यानी कि यहां से 50 सेंटीमीटर दूर, यहां से 50 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे रख लेता हूं, ठीक है। द स्टेडी स्टेट पे है, एंड इन द स्टेडी स्टेट वुड बी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि के की वैल्यू आपको गिवन है 401 वॉट पर मीटर पर केल्विन। भाई क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा सा लगता है लेकिन होता बड़ा आसान है। इस लेंथ को अगर मैं L1 ले लूं तो इस लेंथ को मुझे L2 लेना पड़ेगा, इस तरीके की बात है। अब फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, जो आपके पास Q अपॉन टी होता है, Q अपॉन टी का मतलब ये है कि कितनी हीट एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम। Q अपॉन टी है, उसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब हम ये मान करके चलते हैं कि इधर जो टेम्परेचर है वो कुछ टी टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये इक्वेट करवाना है तो मैं लिखूंगा इसकी वजह से के ए, अब ए जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि रोड सिमिलर है, डेल्टा टी में आएगा 100 माइनस टी, क्योंकि जो भी टेम्परेचर इधर टी होगा वो 100 से तो छोटा ही होगा, 20 से बड़ा होगा, ये अपने को पता है, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस टी। नीचे L1 में लिखा जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये लिखा गया लेफ्ट साइड के लिए। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड के लिए लिखूंगा आपके पास तो वो निकल कर आएगा के ए टी माइनस 20 अपॉन, और ये बच के 350 सेंटीमीटर। देखें भाई मैंने डब्बे के अंदर इक्वेशन क्या लिखी हुई है, इस डब्बे को ध्यान से देखें, साथ में पड़े हुए मिठाई के डब्बे को ना देखें जो होली पे आया हुआ है, इस डब्बे को देखें, ये डब्बा तुम्हारे काम आएगा। ये डब्बा अगर तुम्हें आता है तो रिजल्ट के बाद तुम भी मिठाई का डब्बा दे पाओगे, तो इस डब्बे को देखें फिलहाल। दोनों साइड सिमिलर चीजें कैंसिल करें, आपके पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाई को भी उड़ा देते हैं, तो जो सिंपल कैलकुलेशन बच जाएगी उसमें 350 जो है वो उधर जाएगा, और 0 से 0 को काट देते हैं ना 350 का, 5 से इसको भी काट देते हैं 7 साला, ठीक है। तो ये उधर गया तो ये बन गया 7 इंटू 100 माइनस टी इजिकल टू, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, उधर हो गया टी माइनस 20, इसको लिखेंगे 700 माइनस 70 इजिकल टू टी माइनस, नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें, ये देख लो पहले भाई, कुछ नहीं कर रहा हूं, छुप के सॉल्व भी कर रहा हूं। 7 इंटू 100 माइनस टी इजिकल टू टी माइनस 20 अपॉन वही 700 माइनस 70 बन जाएगा, ये 20 इधर आएगा 720, ये उधर जाएगा 8t, तो t की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 720 अपॉन 8। 720 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, आराम से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक स्टेप तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूं मैं, आराम से सॉल्व करो और मुझे ये बताओ कि इसका आंसर कितना निकल करके आ रहा है, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, 8 और 72 है आपके पास, तो सीधा ही उड़ा दो यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है तुम्हें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 ही है ना, 36 से सॉल्व किया अभी, 36 भी था। 36 के अंदर आपको बोल रहा है कि हाउस मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स गेट वेरी हॉट ड्यूरिंग समर डेज। सच बात है, ये तो होता ही है, आपने भी भाई ऑब्जर्व किया होगा, जो आपके पुराने घर थे जिनमें सैल लगे होते हैं, हिमाचल में ऐसे बहुत से घर होते हैं सैल कहते हैं, और दूसरा आपके पास टीन पड़ा हुआ है, तीसरा कंक्रीट पड़ा हुआ, तो कंक्रीट वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है। रीजन बोल रखा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट स्मॉल इनफ टू कीप द रूम कूल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंक्रीट इतनी छोटी नहीं होती है कि वो रूम को ठंडा कर पाए। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास ज्यादा रहती है क्योंकि वो ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख पाती है, और जो वो एब्जॉर्ब करती है वो कमरे के अंदर दे देती है, फिर गर्मी लगने लग जाती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 37, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 10 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो टॉपिक रहता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वहां से भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, आप बोलेगे सर आप हर क्वेश्चन को इजी कह देते हैं, तो फ्लक्स दे रखा है भाई,
फ्लक्स की जो यूनिट है वो वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब जो डेफिनेशन है फ्लक्स की वो पावर अपॉन एरिया है। ये यूनिट से पता लगा लिया कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है, सरफेस एरिया में दे रखा भाई ये लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इन दोनों भाइयों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो पावर निकल कर आ जाएगी 10 मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो पावर निकल के आ जाएगी। निकाल लो पावर 10 वोट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कटा तो 500 वोट जो है वो पावर निकल कर आ गई। अब क्या बोला गया, एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग 2 मिनट। 2 मिनट में कितनी एनर्जी लगी, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर है 500, टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होते हैं, ऐसा यूनिट में आंसर देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 5 लेता हूं पहले 60, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 2 जो है आपके पास हो जाएगा 120। इन दोनों की जीरो, इसकी जीरो इधर रखता हूं, 10 की पावर 3 बनेगा। 6 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा इधर 12 जा रहा है ये, 6 इंटू 2 12, 12 5 60, 120, हाँ हाँ ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। और 120 देन इंटू 10 की पावर 3, तो ये बन रहा है 12 इंटू 10 की पावर 4। इधर आपके पास 12 इंटू 10 की पावर 4 नहीं है 6, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो उसकी। पावर जो है मेरे पास वो निकल कर आ गई 10 वोट, क्योंकि फ्लक्स आपके पास गिवन था, तो पावर इंटू एरिया हो गया 10 इंटू 50 500, 500 वोट आपके पास पावर निकल कर आ गई है। और पावर इंटू टाइम ही आपके पास जो था वो निकल कर आता एनर्जी। पावर इंटू टाइम में अगर मैं सीधा 500 इंटू 2 करूं पहले, तो 500 इंटू 2 जो है आपके पास वो निकल कर आता है 1000। लेकिन 1000 जो है वो उसमें यूनिट जो है वो टाइम मिनट की रहती है और सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो इंटू 60 करना पड़ता यहाँ पे एक। अच्छा ठीक है, तो इंटू 60 करना, ये 120 कर दिया मैंने, ओए होए होए ओए होए होए, तो ये वाला सारा स्टेप गलत हो गया। ठीक है, तो इंटू 60 करने पे 6 और 1 2 3 4, तो 6 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल जो है वो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा सामने। इसका थोड़ी बहुत यहाँ पे गड़बड़ होगी थी, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया था। पर यह है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अंदर से इंट्यूशन आ जाती है। जैसे कभी कभी होता है ना, अकेले कमरे में तुम बैठे होते हो, अंधेरा होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है, कि कोई तो है आपके आसपास। हो सकता है भाई कोई हो भी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और हो जाती है। तो आंसर आपके पास 6 इंटू 10 की पावर 4 चमचमाता हुआ सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन और रीजन है, और ये वाला असर्शन और रीजन बहुत बार पूछा गया है कि व्हेन अ रोड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन। जब आपके पास फ्रीली किसी भी रोड को घुमाया जा रहा है कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस के लिए आपके पास आपको लगाना पड़ता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डायग्राम आप लोगों को याद हो तो एनसीईआरटी में इस तरीके से दिखाई देती थी, यानी कि दोनों साइड से फोर्स लगेगी तभी मैं कहूंगा कि उस पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है या फिर स्ट्रेस ही लग रहा है। लेकिन अगर एक साइड से नहीं लग रही है तो वह लॉन्गेट होता जाएगा, स्ट्रेस नहीं लगेगा। स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं लगेगा। विदाउट स्ट्रेस भी स्ट्रेन आ जाता है अगर हम इस तरीके की एक्टिविटी करें। रोड फ्रीली लाई कर रही है, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस कब आएगा, जब दोनों साइड से आप उसको बंद करके रखेंगे। रीजन क्या दे रखा है, ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रोड इंक्रीजेस। वही बात है कि स्ट्रेन आएगा लेकिन स्ट्रेस नहीं आ पाएगा। ठीक है, स्ट्रेस आने के लिए दोनों साइड से फोर्स लगनी पड़ेगी, तो दूसरी साइड वाली फ्री लिए तो कैसे लगा पाएंगे। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और इसका भी थर्ड ऑप्शन आपके पास निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। एन आइडियल गैस डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दोस्तों टाइप ऑफ प्रोसेस, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ। जो हमारा अगला पार्ट रहेगा उसमें भी हमारे थर्मो के और क्वेश्चन आएंगे, तो और हम उसमें चीजें कवर करते जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आपके पास फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अलग अलग आपके पास प्रोसेस लॉ से कैसे देखा जाता है, उनके वर्क डन के फॉर्मूला क्या होते हैं, ग्राफ कितने तरीके के बनते हैं। जब भी क्वेश्चन आया थर्मो से ग्राफ को प्रेफरेंस देता है, वहीं से क्वेश्चन आने की कोशिश करता है, तो वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे इतना समझना है कि आपके पास यहाँ पे दो गोले हैं, इन दो गोलों में से एक भाई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एक भाई जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है,
यही हम सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चीजें देखते थे बाय डिफॉल्ट। तो ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो आंसर आपके पास नेगेटिव निकल करके आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एरिया जो है, अगर गोले दोनों सिमिलर होते हैं ना तो आंसर 0 जाता, ठीक है। अगर दोनों गोले आपके पास सेम एरिया के होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता, तो 0 रहता। लेकिन यहाँ पे अपने को बस इतना याद रखना है कि एंटी 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 पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एरिया की बात कर रहा हूं, और एरिया पीवी का, उसी की बात हमसे पूछी जा रही है वर्क डन की, वही आपको वर्क डन निकाल करके देता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास निकल कर आता है दोस्तों ये भी थर्मो का ही क्वेश्चन है। थर्मो का क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गिवन है along the path ABCA shown in the PV diagram, the maximum temperature attained by the gas along the path BC is given by। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आप लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल दो और फिर आंसर दे दो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालते तो P नॉट V नॉट में आंसर होता, अपॉन में R नहीं आता। यहां पे आपको बोला गया है टेम्परेचर निकालने को, और वो भी मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने को। तो पहले तो आप टेम्परेचर निकालो, फिर मैक्सिमम करने के लिए आप बोलोगे सर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देंगे, वही करना है, लेकिन पहले आप टेम्परेचर निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप पे आते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर पहले में आपको लिखने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो बी से सी की पाथ की बात की गई है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे V0 3P0, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 2V0 और P0। यही आएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डॉट वाई से लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट, भूलना मत, उल्टा कर दोगे तब भी गलत हो जाएगा। तो बी से सी की तरफ, तो अगर इस इक्वेशन के लिए मुझे लाइन लिखनी हो तो मैं बोलूंगा सर y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी लगा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। y कोऑर्डिनेट में आपके पास प्रेशर है, x कोऑर्डिनेट में आपके पास वॉल्यूम है। तो अगर इसके लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की, तो वो लिखी जाएगी y माइनस वाई नॉट इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन लिख रहा हूं x माइनस x0। यही बनती है y इजिकल टू एम एक्स वाली इक्वेशन। स्लोप को ऐसे ही लिखा जाता है, वैल्यू को पुट करते हैं, तो आपके पास जो y की जगह है वहां पे हम लिखेंगे p, और y0 की जगह जो आपके पास आ जाएगा निकल करके, इसको y1 और x1 भी कहा जा सकता है। y1 की आपके पास वैल्यू इधर भी लिख लेते हैं, इसको मेंशन करते हैं, नीला कलर एक तो दिखता भी नहीं है यार, x1 y1, और इसको लिख लेते हैं x2 y2। तो यहां पे P माइनस, अब y1 की जगह आपके पास क्या 3P0 इजिकल टू y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का मतलब हो गया P0 माइनस 3P0, जो कि बनता है माइनस 2P0, x2 माइनस x1 2V0 माइनस V0, जो कि बनता है V0। प्यार प्यार से करना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। x माइनस x1 लिखना है। x1 की वैल्यू क्या है सर? V0, तो लिखा जाएगा, और x की जगह क्या लिखना है? V, तो V माइनस V0। यही इक्वेशन है, आराम से देखें। ये y इजिकल टू एम एक्स लिखा, यहां से कोऑर्डिनेट्स उठाए, कुछ नहीं किया है, सिंपल इंफॉर्मेशन थी, बस उसको पुट किया है। अब यहां से अगर आप निकालें p की वैल्यू निकालें, या फिर इस सब को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, p इजिकल टू, अब पहले इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपको दिखेगा माइनस 2P0 V अपॉन V0। पहले ये वाली टर्म सारी V के साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर उसके आगे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस और माइनस प्लस बना, तो ये बना 2P0 V0 अपॉन में आपके पास आ जाएगा V0, यही आएगा 2P0 V0 अपॉन में आ जाएगा V0, और ये माइनस 3P0 जो था वो उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा प्लस 3P0। यही चीज हुई, ये P की वैल्यू लिखी गई यहां पे, और यहां पे V0 से V0 जो कैंसिल हुआ, इसके अलावा और कोई भी टर्म जो वो कैंसिल नहीं हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि PV इजिकल टू nRT होता है। इधर आपके पास 1 मोल दिया है, तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और अगर आपको यहां पे टेम्परेचर पूछा गया तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर तो PV अपॉन R लिख दो ना, फिर PV अपॉन R लिख दो आप, P आपके पास है ही,
आप V अपॉन आर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास सामने टेम्परेचर बन जाएगा। वही करना है, वही करना है मुझे। तो अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बनाना चाहूं तो टेम्परेचर बनाने के लिए मुझे दोनों साइड पे, क्योंकि टेम्परेचर इधर किसके इक्वल आ रहा है, पी वी अपॉन आर, तो दोनों साइड पे, इसको हटाता हूं मैं, ये लाइन किसने खींच दी, चली जा लाइन, चली जा लाइन, चली गई लाइन। तो दोनों साइड पे इसका मतलब ये है सर कि आप अगर v अपॉन आर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो p के साथ v अपॉन आर मल्टीप्लाई होते ही t के इक्वल दिखने लगेगा। तो आप करवा दीजिए ना, यही होगा। दोनों साइड v अपॉन आर से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये वाली टर्म तो भाई t दिखने लग जाएगी। ये तो बोलेगी हम तो बन गए t। अब t किसके इक्वल हो रहा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देते हैं, वैल्यू डालते हैं, आंसर निकालते हैं कितना आता है। तो यहां पे जो आपके पास ये v मल्टीप्लाई होने के बाद दिखेगा तो 1 अपॉन आर को तो बाहर ही रहने देता हूं। ये v जब इसके पास जाएगा तो v का स्क्वायर बन जाएगा, ये v जब इधर जाएगा तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी जाएगा तब भी सिंपली मल्टीप्लाई ही होगा। तो अगर मैं इसे इक्वल करके लिखना भी चाहूं तो ये दिखेगा माइनस 2p0 v का स्क्वायर अपॉन v0 प्लस 2p0 v प्लस 3p0 v, और डिवाइड में आ जाएगा r। चेक करिए दोस्तों, शाबाश, v को मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ v स्क्वायर बना, दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तुम्हारे पास तो 2p0 ही था, v0 से तो v0 कट चुका था तुम्हारे पास, यही था माइनस 2p0 v0 उधर गया था, प्लस 3p0 के साथ v हो गया, और r तो डिवाइड हो ही रहा है। इसको हम कह लेंगे प्यारी प्यारी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 से ही हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। तो ये रहा स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखें, इसके अंदर अभी तक मैंने टेम्परेचर को निकाला है कि वो किसके इक्वल निकल करके आया है। अब टेम्परेचर निकल गया है, इसकी वैल्यू को मुझे उधर ही रखना है। अब इसकी वैल्यू के अंदर मैं देखता हूं कि dt अपॉन dv 0 करने के बाद कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है। तो बाकी चीजों को हम हटाते हैं, हट जाओ बाकी चीजें, हट जाओ बाकी चीजें, हट जाओ बाकी चीजें। स्टेप 2 पे आएंगे, 2 स्टेप में खत्म कर देंगे। हम चाहते तो 5-6 स्टेप भी कर सकते थे, हर एक स्टेप को ही स्टेप नंबर 1, 2 नाम दे देते, लेकिन नहीं, जीवन को थोड़ा सा आसान करना है, 2 ही स्टेप में कहानी खत्म करते हैं। अब हमें dt अपॉन dv जो है दोस्तों उसको 0 पुट करना है। मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ चुका है, dt अपॉन dv जब मैं करूंगा तो v स्क्वायर दिख रहा है मुझे, वो 2v हो जाएगा, v जो दिख रहा है वो तो गायब हो जाएगा, सिंगल पावर है, इधर भी है इधर भी गायब हो जाएगा, सिंगल पावर, दोनों एक जैसे हैं, p0 p0, तो ये 5p0 v भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें भाई, डेरिवेटिव ढंग से करें। तो पूरे टर्म में लिख देता हूं इधर, कोई भरोसा नहीं है, सामने होते तभी भरोसा नहीं होता है, दूर तो वैसे 2p0 v0 प्लस इसको मैं लिख देता हूँ 5p0 v, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास जो है बस खत्म हो गया है, और 1/r जो है उसको बाहर रख लेता हूं, 1/r बाहर। तो 1/r जो है वो वैसे भी बाहर ही रहेगा। डेरिवेटिव जब आप करोगे तो इधर -4p0 v हो जाएगा अपॉन v0 प्लस 5p0, ये आगे डेरिवेटिव करने के बाद। लेकिन मजे की बात क्या है कि भाई डेरिवेटिव को इक्वल टू करना है 0, तो डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 कर दोगे तो कहने का मतलब ये है कि 4p0 v अपॉन v0 इज इक्वल टू 5p0 हो जाएगा। ये वाली टर्म एक दूसरे के इक्वल होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, p0 से p0 कैंसिल होगा, और v की वैल्यू आ जाएगी 5/4 v0। इस पे मैं बादल बना रहा हूं, बादल आपको दिख रहा है, ये जो v की वैल्यू निकली है दोस्तों, ये आपको v की वैल्यू प्यार से इधर पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करोगे आपको टेम्परेचर की जो ये वैल्यू निकल कर आई थी, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तभी अचीव करेगी जब आप v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि इसी को तो इक्वल टू 0 किया था आपने। अब v इज इक्वल टू 5/4 v0 आ चुका है, आराम से देखें आप स्टेप बाय स्टेप। हमने क्या किया था, पहले टेम्परेचर निकाला, टेम्परेचर जैसे ही निकाला, और वो निकाला कहाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, फिर pv इज इक्वल टू nRT से टेम्परेचर निकाला, फिर टेम्परेचर का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, तो वहां से ये रिलेशन मिला। अब इसी रिलेशन को टेम्परेचर में पुट करेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, तो फाइनल स्टेप आपके पास रहेगा पुट करना।
तो स्टेप 3 में आप v की वैल्यू को पुट कर देंगे 3v0 के इक्वल, और करनी भी पड़ेगी यार दोस्त, क्योंकि चारों ऑप्शन तेरे p0 और v0 की फॉर्म में है, p और v की फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, चाहे तुम फर्स्ट ऑप्शन देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो या फोर्थ देखो, तो हमें सब्स्टिट्यूट तो करना ही था। इधर v दिख रहा था, p0 तो था ही, v0 नहीं था। अब v की वैल्यू पता लग गई है, तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को फिर से लिखता हूं, वो थी -2p0 v²/v0, 1/r को बाहर ही रखता हूं, और प्लस जो है प्लस जो है वो है 5p0v ये, और यहां पे मुझे अब v को पुट करना है 5/4v0, पुट करते हैं। तो t की वैल्यू यहां पे रखी, 1/r बाहर रखा, -2 रखा, p0 रखा, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 25/16 v0 का स्क्वायर, नीचे v0 ही है, इससे काटेंगे तो एक ही v0 रह जाएगा। कैलकुलेशन साफ साफ करें ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। 3p0 v0 की वैल्यू को, v की वैल्यू फिर से रखेंगे 5/4 v0, ये आ रहा है निकल करके। वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। अब यहां से v0 बच गया 5 और 5 25 हो गए, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। तो t की वैल्यू जो है इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास सारी चीजें हम यूज कर चुके हैं, चले जाओ चले जाओ। तो फाइनली आपके पास क्या बनकर आएगा, फाइनली t = 1/r होगा, और यहां पे 25 और 2 50 होंगे, तो आप लिखेंगे -50 p0 v0/16, फिर आप प्लस लिखेंगे, इधर 5 और 5 25 होंगे, 25 p0 v0/4, यही बन रहा है आपके पास निकल करके। देखिए दोस्तों, यही आ रहा है 25 v0 p0, और यहां पे आपके पास 16 बन गया। ये इसको आप काट भी सकते थे, इधर 8 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने की बात ये कि अब आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम क्या चाहिए, अगर आपको इधर 16 है तो इधर भी 16 बनाइए, इसको भी इंटू 4 कीजिए, ऊपर भी इंटू 4 कीजिए, तो आपको इतना तो पता ही है कि नीचे 4 करने में तो 16 बन जाएगा, इधर 25 और 4 जो है वो 100 हो जाएगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 1/r -50 p0 v0 प्लस 100 p0 v0 अपॉन में 16। तो जब 100 में से 50 को माइनस करोगे तो +50 बच जाएगा, लेकिन +50 में भी इश्यू क्या है कि आप लिखोगे 1/r, इधर ही कर देता हूं इसे, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर देखना एक बार, इसको हो जाएगा 1/r और 50 p0 v0/16। अब आप 2 8 16 कर दीजिए और 2 × 25 कर दीजिए, तो ये 25/8 p0 v0/r आंसर आएगा, जो कि आपके पास सेकंड ही ऑप्शन है। तो 25/8 p0 v0 is the maximum temperature attained by gas along the path B to C, और सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो आंसर निकल कर आ रहा है। क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी था, थोड़े से हमें स्टेप्स बढ़ाने पड़े, तभी हमने स्टेप्स रख दिए ताकि आपको समझ में आए कि पहले तो भाई ग्राफ को देख करके इक्वेशन बनानी है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और फिर आपको PV = nRT से टेम्परेचर निकालना है, और फिर उस टेम्परेचर को मैक्सिमम करके रिलेशन को पुट करना है टेम्परेचर में, फिर पता चलेगा कि क्या निकल करके आएगा। तो यहां तक दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, और ये वही सारे बच्चे हैं जो इस बार एडुपेस से जेईई मेंस में सिलेक्ट हुए थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 99.6 बन रहा था। अगर आप लोगों को भी अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग भी आइए, अपने जेईई मेंस के बैचेस में एनरोल होइए, क्रैश कोर्स के बैचेस में एनरोल होइए, नीट के फुल लेंथ कोर्सेज +1 या +2 में एनरोल होइए, और स्टडी कीजिए ताकि आपको पता चले कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में वही आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अगले पार्ट्स पे इसके लेकर के आएंगे ताकि बाकी सभी क्वेश्चंस को भी, टॉपिक्स को भी और यूनिट्स को भी कवर कर सके। थैंक यू सो मच।